रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो रिलीज किया और वो डेटा बताता है कि भारत की जो बैंकिंग सेक्टर है वो मोस्ट स्टेबल फेज में इस समय है पिछले 2 डिकेड में अगर देखा जाए तो मतलब 20 सालों में जो स्थिति भारतीय बैंकों की है वो बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एनपीए जिसको कहा जाता है वो 20 सालों में सबसे कम है। और आपको पता है कि एनपीए जितना कम होता है बैंक उतने ही मजबूत होते हैं, प्रॉफिट उनका उतना ही बेहतर होता है और उतना ही ज्यादा वो तरक्की कर पाते हैं। तो हम इस पूरी रिपोर्ट को समझेंगे कि बैंकों ने कहाँ क्या अच्छा किया, वर्तमान समय में एनपीए की स्थिति क्या है, खास तौर पे पब्लिक सेक्टर बैंक की स्थिति क्या है और इन सब के होने के पीछे के रीजंस क्या रहे, कैसे ये सारी चीजें अचीव हो पाई। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको उसका पीडीएफ और जो वीडियोस की डिटेल हो सारी आपको मिल जाया करेंगी टाइम टू टाइम। तो बात करते हैं सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस की, क्योंकि आगे इन्हीं का केवल यूज होना है। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले बात करें नॉन परफॉर्मिंग एसेट की। तो देखिए बैंक का क्या काम होता है, लोन देना, जहां से वो पैसा कमाते हैं। मान लीजिए बैंक ने कोई कार लोन दिया, अब किसी व्यक्ति को जो ईएमआई थी देनी थी और उसको ईएमआई दिए हुए 90 दिन का जो समय है उससे ज्यादा का हो गया, उसने ईएमआई नहीं दी, मतलब 90 दिन बीत गए ईएमआई नहीं दी, तो ये जो कार लोन था ये क्या हो जाएगा, बैंक के लिए एनपीए हो जाएगा। मतलब बैंक कहेगा कि ये जो मेरा एसेट है, एसेट ही तो हुआ ना, बैंक का जो लोन होता है वो एसेट होता है, वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया, मतलब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है वो। तो जो एनपीए इस तरह के होते हैं मतलब ये जो आपका एनपीए हुआ तो इसकी वजह से बैंक का जो पैसा मिलना था, बैंक की ये पूंजी थी, वो उसको प्राप्त नहीं हो पा रही, तो बैंक को क्या होता है, घाटा होता है। और बैंक ने जो कार लोन लेकर के दिया था, इसको जो पैसा दिया था 10, 12, 20 लाख जो भी, वो कहाँ से दिया था, वो डिपॉजिटर्स का जो पैसा था वही तो था। तो उन डिपॉजिटर्स को तो बैंक ये नहीं कहेगा ना कि आपका जो पैसा था, कार लोन दिया था, वो उसने पैसा दिया नहीं तो आपको भी आपका पैसा नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। इसी के लिए सारे जो क्रियाकलाप है वो किए जाते हैं, सारे नियम कानून बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये होता है एनपीए कि 90 दिन से अगर कोई जो लोन है वो उसकी रिपेमेंट नहीं हो पाई है, चाहे प्रिंसिपल का चाहे इंटरेस्ट का, तो एनपीए हो जाता है। अब एनपीए भी ना 2 प्रकार का होगा, एक होगा ग्रॉस एनपीए और एक होगा नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए जैसा नाम से स्पष्ट है कि टोटल वैल्यू जो होती है बैड लोन्स की उसको डिनोट करता है कि किसी भी बैंक का जो टोटल बैड लोन है वो आखिर है कि ना। वहीं पे जब हम बात करेंगे नेट एनपीए की, तो नेट कहीं भी आता है तो उसमें से कुछ माइनस होता है इकोनॉमिक्स में। तो हम अगर ग्रॉस एनपीए में से इसमें से माइनस कर दें प्रोविजंस को, मतलब जो बैंक ने इस एनपीए होने के बाद जो पैसा सेट असाइड रखा था, अगर हम उसको प्रोविजन को माइनस कर दें तो हमें पता चल पाता है क्या है वो नेट एनपीए, एनएनपीए। और यही क्या होता है, एक्चुअल रिस्क होता है जो कि बैंक्स की बुक्स में रिमेन करता है, मतलब इतना नुकसान बैंक को अभी हो रहा है, इसकी भरपाई बैंक को करनी ही पड़ेगी। तो ये हो गया ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। फिर आते हैं सीआरएआर पे। सीआरएआर का मतलब ऐसे समझिए, ये इसको कहते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। मतलब अगर बैंक ने किसी को होम लोन दिया है, ऐसे समझिए, होम लोन अगर किसी को दिया है, अब अगर वो होम लोन मान लीजिए किसी गवर्नमेंट को दे रखा है लेट से, तो वो इस पे ना आरबीआई कहता है कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट को पैसा दे रखा है लोन पे तो उस पे कोई रिस्क नहीं है, आज नहीं तो कल वो पैसा आपको मिल जाएगा, तो उस पे रिस्क कितना होता है, 0% का। अगर वो किसी इंडिविजुअल को दे रखा है तो उस पे रिस्क होता है कि वो जो लोन है डिफॉल्ट कर सकता है किसी भी रीजन से, तो उस पे मान लीजिए बैंक ने रिस्क ले रखा है 25 से 40% का, डिपेंड करता है उसकी नौकरी क्या है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितने लोन पहले से चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा बैंक पहले से मान करके चल रहा है कि 25 से 40% होम लोन क्या होंगे उसके, ऐसा डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ना बैंक अपना हर एक जो उसके एसेट होते हैं, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, कॉर्पोरेट लोन हो गया, कुछ जैसे कॉर्पोरेट लोन वगैरह होते हैं उस पर मान लीजिए 100% जो है करके रखता है, रिस्क वेट है कि उसका पूरे डूब जाने की संभावना है। तो ऐसे ना सबको रिस्क वेट बैंक असाइन करता है अपने हर एक लोन को, है ना। तो उसके एवज में मान लीजिए पैसा डूब जाएगा, तो भाई ये पैसा था किसका, डिपॉजिटर का, और डिपॉजिटर का पैसा था, पैसा दिया डूब गया, तो डिपॉजिटर को ये नहीं बोल सकते कि आपका पैसा गया अब आपका पैसा नहीं मिल सकता, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो इसीलिए बैंक के पास अपनी कुछ कैपिटल होती है, खुद की कैपिटल होती है, तो उसके एवज में बैंक लोन देता है कि मान लीजिए पैसा डूब भी गया तो कम से कम हमारे पास कुछ पैसा है इसकी भरपाई करने के लिए। तो इसी को कहा जाता है सीआरएआर, जिसमें मान लीजिए कि बैंक की खुद की कैपिटल कितनी है, 20 करोड़ रुपए है,
और बैंक ने 100 करोड़ रुपए के जो कह सकते हैं रिस्क वेटेड एसेट वो लोन वगैरह दिए रखे हैं, और इसको अगर हम इंटू में 100 करेंगे तो ये निकल के आएगा 20%। ये क्या बताएगा कि बैंक का CRAR क्या है, 20% है। 20% होने का मतलब बैंक के पास इतना पैसा है कि अगर कोई सारा भी लोन उसका डूब जाएगा तो 20 करोड़ रुपए उसके पास है उसको चुकाने के लिए। तो ये जितना ज्यादा आपका जो बैंक का कैपिटल अच्छा होगा उतना ही हेल्दी वो बैंक होगा, जितना कम कैपिटल इसके पास होगा उतना ही अनहेल्दी बैंक वो होगा। साथ ही साथ रिस्क वेट एसेट भी मैनेज करता मायने रखता है। मान लीजिए आपके पास जो कैपिटल है 20 करोड़ रुपए का और आपने लोन बांट रखे हैं 500 करोड़ रुपए के, तो ऐसे में तो ये आपका डाउन हो जाएगा ना परसेंटेज। ये परसेंटेज डाउन नहीं होना चाहिए। ये परसेंटेज बेसल नॉर्म 3 की अगर बात करें तो 9% और जो कुछ बफर वगैरह मिला करके लगभग 11.5% के आसपास ये आता है। कितना मेंटेन करना ही है, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। तो ये मतलब बताता है कि अगर इतना है तो बैंक किसी ना किसी ऐसी स्थिति जो मतलब इस तरह की अगर कोई एडवर्स कंडीशन आती है तो उसको सहन कर सकता है, तब तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लिया जाएगा। तो ये होता है CRAR। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट में क्या बताया गया है, तो ये बैंकिंग सेक्टर की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो ग्रॉस NPA है वो पिछले 20 सालों के सबसे लो कंडीशन पे है। मतलब अगर हम बात करें मार्च 2018 की तो इसका पीक था 11.46%। मतलब जो GNPA था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था, 11.46 बहुत होता है। और इसकी वजह से आपने देखा था कि हमारे जो बैंक्स हैं वो मर्ज करने पड़े थे। 27 हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक थे, 12 किए गए, क्योंकि कुछ बैंक की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। तो ये सारे काम करने पड़े थे। बहुत सारे बैंकों पे PCA फ्रेमवर्क लगाया गया था, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, वो सारी चीजें हुई थी। क्यों? क्योंकि उनका जो NPA था वो काफी बढ़ गया था। तो इस वजह से ये सारी चीजें हुई। लेकिन अगर 2025 की कंडीशन देखें तो केवल 2.31% है, जो कि क्या बताता है, काफी हेल्दी कंडीशन है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि बैंक 100 लोन बांट रहे हैं तो 100 के सारे लोन आपके NPA नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन 100 लोन बांट रहे हैं और उसमें से 10, 11, 15 लोन NPA हो जा रहे हैं तो ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। 100 में से 1-2 हो जा रहे हैं तो चलो ठीक है, ये मैनेज हो सकता है, क्योंकि जितने कम NPA होंगे बैंक की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, उतनी अच्छी होगी। वहीं पे अगर हम बात करें नेट NPA की तो ये और भी ज्यादा नीचे, ये 0.52% पे है ना। ये लगभग 6.1% के आसपास था, ये 0.52% पे आ चुका है, जो कि क्या बताता है, बैंक की प्रोविजनिंग काफी अच्छी है, बफर्स काफी मेंटेन कर रखे हैं बैंक ने, जो टाइटर रिस्क कंट्रोल है वो बैंक ने रखा है। मतलब लोन जो दिया जा रहा है काफी स्क्रूटनी करके दिया जा रहा है, ताकि समझ में आए कि हाँ ऐसे खुले हाथ से लोन नहीं दे दिया जा रहा है, जो भी मांगने आ रहा है उसके पीछे सारे जो बैकग्राउंड चेक्स वगैरह हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें टोटल नेट प्रॉफिट की, तो जो 2.63 लाख करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ करता था 2022-23 में, वो पिछले कह सकते हैं 2 सालों में 4.01 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। तो आप समझिए कि इसमें कितना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है 2 सालों में। वहीं पे अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी की बात करें, मतलब कितना ज्यादा कैपिटल बैंकों के पास है, CRAR की जो बात कर रहे हैं, तो ये 17.36% है। मैंने अभी आपको बताया 11.5% के आसपास बेसल नॉर्म 3 कहता है, जो कि अगर हम बात करें 2015 की तो 12.94% पे था। लेकिन 10 सालों में और ज्यादा बढ़ गया, जो कि क्या बताता है, बैंक के पास और ज्यादा कैपिटल है। ये और ज्यादा अगर उनके एडवर्स कंडीशन आती है उसको सहने के लिए उनके पास कैपिटल काफी अच्छी है। और उसमें भी जो हाईएस्ट क्वालिटी की कैपिटल होती है, जिसको CET1 रेशियो कहा जाता है, वो 14.81% पे आ गई है। मतलब ये और अच्छी स्थिति को बताता है। ये क्या बताता है, बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ काफी अच्छी है। अगर किसी तरह की एडवर्स कंडीशन आती है, कि किसी तरह का चाहे ग्लोबल शेकअप भी आएगा, आपने देखा होगा कि अमेरिका में बैंक डूब गए लेकिन भारतीय बैंकों में प्रभाव नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि भारतीय बैंकों का CRAR CET1 रेशियो काफी अच्छा था। 2008 की बात कर रहा हूं मैं, तब भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा था। इसी वजह से अगर हमारे पास ना इस तरह के बफर अच्छे होते हैं बैंकों के पास, तो एडवर्स कंडीशन को झेलने की क्षमताएं उनके पास अच्छी होती है। वरना अगर बफर ही बहुत, मान लीजिए कहा गया है कि 11.5% के आसपास रखना चाहिए और आपने इतना ही रख रखा है, कोई एडवर्स कंडीशन आएगी तो आपका बैंक कितने दिन चल पाए, बहुत कम दिन, है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आगे हम बात करें अगर, कि ये जो सारी चीजें हमने देखी, पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेके देखी, इसको अगर मैं थोड़ा नैरो डाउन करूं और केवल पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एक कह सकते हैं ना कि लेगेसी बैगेज था, कि भाई ये तो लोन बांट देते हैं, इनको लोन लेना भी नहीं आता है, और फिर इनका NPA सबसे ज्यादा होता है, और बहुत सारी कंडीशन होती हैं, यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं, इस वजह से लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है, और खराब लोन दे देते हैं बिना चेक किए हुए। तो वो सारी चीजें जो थी उसकी वजह से अगर आप देखें तो मार्च 2021 में जो पब्लिक सेक्टर के बैंक थे उनका जो NPA था 9.11% था। ये लगभग 4 साल पहले की बात है। अब
2.58% पे आ चुका है जी एनपीए। मतलब सोचिए कि एनपीए कितना ज्यादा कम हो चुका है, और जो कि क्या बताता है कि इनका जो सारा जो प्रोसीजर है उसमें काफी बदलाव आया है। वहीं पे अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, जो नेट प्रॉफिट है वो भी सर्ज हुआ है पब्लिक सेक्टर के बैंक्स का। 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था, अब वो बढ़ करके 1.78 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ध्यान रखिएगा, एनपीए और प्रॉफिट का आपस में रिलेशन है। एनपीए जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। क्यों? क्योंकि जब एनपीए बढ़ेगा तो बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, मतलब पैसा अपने प्रॉफिट या जो भी पैसा कमा रहे हैं वहां से उनको सेट असाइड करना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं जब हमारा जो लोन ही है मतलब बैंक एनपीए में जा रहा है। और अगर एनपीए कम होगा तो इसका मतलब प्रोविजनिंग कम से कम हो रही है। जब प्रोविजनिंग कम है, कम से कम पैसा बैंक सेट असाइड कर रहे हैं लोन की रिकवरी और उन सारी चीजों के लिए, तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ता है, जो कि बताता है एनपीए कम होगा प्रॉफिट बढ़ेगा। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ की कि बैंकों ने कितना लोन दिया है, तो अगर 2015 से कंपेयर करें तो ये 2025 में पिछले 10 सालों में 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है लोन देना। जब 2015 में 66.91 लाख करोड़ रुपए का पब्लिक सेक्टर बैंक लोन दे रहे थे, अब ये 181.34 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। सेम चीज डिपॉजिट ग्रोथ में भी देखने को मिलती है कि डिपॉजिट भी 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो इससे होता क्या है कि डिपॉजिट जितना ज्यादा बैंक के पास होगा उतना ही उसके पास कैपिटल अच्छा है, उतना ही ज्यादा पैसा वो लोन पे दे सकता है, उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन कर सकता है, फाइनेंशियल हेल्थ उसकी उतनी अच्छी रह सकती है, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें वो बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर सकता है। तो ये सारी बातें पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए हैं। अब हम ये समझते हैं ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री में या बैंकिंग सेक्टर में सारी चीजें आई हैं, एक तरीके से पूरा अपसाइड डाउन हुआ है कि जहां पे एनपीए 2018 में 11 या फिर 12% के आसपास था, वो अब केवल 2 पॉइंट समथिंग परसेंट के आसपास है। तो ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे 7 रीजंस हैं, मतलब ये प्रोबेबल रीजंस हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात तो जब ये एनपीए का पीक हमारे पास सर्ज होता है तो आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को लाया। मतलब इसमें क्या था कि अगर कोई बैंक है उसका मतलब एलिजिबिलिटी रखी गई थी कि ये सारी चीजें अगर हिट करती हैं तो उस बैंक को आरबीआई पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देगा। पीसीए फ्रेमवर्क में डालने का मतलब क्या होगा कि अब उस बैंक में किसी तरह की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, उस बैंक में किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं होगा, उसमें जो लोन के लिए दी जाने वाली चीजें हैं उस पर थोड़ा लगाम लगेगी, बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले लोन्स वगैरह नहीं दिए जा सकते हैं, जो इंक्रीमेंट है, सैलरी है, प्रमोशन है, उस पर रोक लगे। क्यों? तो ये सारे काम इसलिए किए गए ताकि बैंक का जो खर्च है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसको कम किया जाए। और फिर इसकी वजह से ये भी समझ में आ जाता है जो बैंक के कर्मचारी काम करेंगे, अगर बैंक डूबेगा तो उससे सिर्फ बैंक की सरकार ही नहीं, उनका भी जो करियर है वो प्रभावित होता है। और फिर आगे चल करके हमने देखा कि 27 जो बैंक्स थे उनको मर्ज किया गया, 12 स्ट्रॉन्ग बैंक्स बनाए गए। मतलब जो वीक बैंक्स थे उनको मजबूत जो बैंक्स थे उनके साथ जो है मर्ज किया गया, जिससे उनका जो एनपीए वगैरह था थोड़ा एब्जॉर्ब किया गया, वो सारी चीजें वहां पे हुई। तो ये पहला एक कह सकते हैं एक रीजन था कि अगर ऐसा हो रहा था तो उसके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लाया गया कि इससे पहले कि बैंक रन की कंडीशन उत्पन्न हो, बैंक डूब जाए और जनता का विश्वास खो दे, पहले ही प्रोएक्टिव यहाँ पे काम ऐसा किया गया। फिर जो स्पेशल रिकवरी लॉज हैं जैसे सरफेसाई हो गया या फिर आरडीबी एक्ट वगैरह हो गया, इनको लाया, मतलब ये पहले से काम कर, ऐसा नहीं कि अभी लाए गए थे, लेकिन इनको थोड़ा सा इनमें अमेंडमेंट किया गया और इसकी वजह से बैंक थोड़ा और एम्पावर हो पाए। मतलब ये सारी चीजें हुई तो बैंक को ये लगा कि भाई हम इस तरह के एक्ट का प्रयोग अगर अच्छे तरीके से करें तो बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के जो बैंक हैं वो एसेट्स जो उनके एनपीए हो रखे हैं उनको सीज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो डीआरटीज है, मतलब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स जो थे, उनके जुरिडिक्शन को बढ़ाया गया। जो पहले 10 लाख तक के मुकदमे सुन रहे थे, 20 लाख रुपए तक कर दिया गया ताकि जो हाई वैल्यू के रिकवरी केसेस थे वो भी डीआरटी में जा सके और जिसके माध्यम से बैंक की रिकवरी अच्छी हो पाए। इसके अलावा भी अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्क लाया है। मतलब ये है कि अभी तक क्या होगा कि मान लीजिए कोई लोन है वो एनपीए हो गया है, उसके बाद बैंक जो है उस पर प्रोविजनिंग कर रहे हैं, बाकी सारे काम कर रहे हैं, मतलब लॉस होने के बाद सारी कार्रवाई हो रही है। अब ये जो ईसीएल है इसके तहत होगा क्या कि आपको पहले से फ्यूचर जो लॉसेज है उनको पहले से एस्टिमेट करके बैंक को रखना पड़ेगा और एडवांस में प्रोविजनिंग करके रखनी पड़ेगी, जिससे बैंक को ये पता रहे कि मान लीजिए हम 100 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं तो वो पहले से एस्टिमेट करके रखेंगे, अच्छा इसमें से 50 करोड़ रुपए हमारे डूब भी सकते हैं, तो इसके लिए हमको प्रोविजनिंग पहले से करके रखनी तैयार रहें। एक तो इससे ये होगा कि बैंक जो लोन दे रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के देंगे,
सही जगह पे देंगे। इसके अलावा उनको पहले से पता रहेगा कि उनको कितने लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए तैयारी पहले से बना के रखेंगे। तो इससे जो सिस्टम है बैंक का रेजिलिएंट रहता है। फिर वहीं पे बात करें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की 2016 में जिसको लाया गया, जिसकी वजह से जो पूरा जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का पूरा प्रोसेस था ना, उसको टाइम बाउंड किया गया। सारे इसके प्रोसीजर जो है सेट किए गए कि क्या क्या कैसे काम होने हैं, जिससे जो कह सकते हैं बैंक को होने वाला जो लॉस है उससे जो है बचा जा सके। कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि भाई कोई बैंकरप्सी में चला गया, मुकदमा चला जा रहा है, बैंक का कुछ उसमें लाभ मिल ही नहीं पा रहा है, जो एनपीए था वो भाई बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कुछ मतलब कुछ बैंक को फायदा नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि बैंक जो है अब कंट्रोल कर पाएगा जो भी इस तरह की डिफॉल्टिंग कंपनीज है कि उनका क्या करना है, उन्हें रिवाइव करना है या फिर उन्हें सेल करना है और अपना जो पैसा है वो रिकवर करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पावर कुछ प्राप्त हुई। उसके अलावा जो क्लीन अप है बैलेंस शीट का, उसको भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो एसेट क्वालिटी रिव्यू है 2015 से स्टार्ट हुआ, जिसमें जो हिडन बैड लोन्स हैं जो कि बैंक की बैलेंस शीट में पड़े रहते हैं और जिसकी वजह से बैंक की जो बैलेंस शीट है वो प्रभावित होती है, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट डालती है कि भाई इनका एनपीए इतना ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको लेकर के सारी काम हुए। और आपने आजकल एक टर्म सुना होगा, वो होगा लोन राइट ऑफ का, है ना, कि कहा जाता है इतने लाख करोड़ रुपए का लोन। अभी एक न्यूज़ आई थी, उसको मैंने कवर किया था, आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, कि बैंकों ने इतना लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया। अब लोग समझते हैं राइट ऑफ करने का मतलब इसको लोन माफ करना, नहीं, इसको केवल अपनी बैलेंस शीट से हटा देने से होता है। तो ये सारी चीजें समझना है तो वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये करने से हुआ क्या कि बैंक की जो बैलेंस शीट है थोड़ा ज्यादा क्लीन अप दिख सके और उस थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, क्या लोन की स्थिति है बैंक में, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो सकी। और उसकी वजह से थोड़ा बैंक को ना पैसा भी फ्री मिल पाया, प्रोविजनिंग थोड़ा हट पाई, और उससे क्या हो सकता है बैंक थोड़ा और एक्सपेंशन कर पाए। वहीं पे बात करें डिजिटल लेंडिंग और मॉनिटरिंग की, तो ये भी आज का तो के समय में ऐसा हो रहा है कि आपको अब तो क्या अकाउंट एग्रीगेटर वाला प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं कि किसी भी कस्टमर को लोन लेना है तो उसका सारा जो डिटेल है वो एक ही अकाउंट पे जा करके मर्ज होता है। बैंक चाहे तो वहीं से सारी चीज़ें उसकी एक्सेस कर सकते हैं, जिससे उनको मतलब राइट डिसीजन लेने में हेल्प होती है कि जिसको लोन देने जा रहे हैं उसकी हैसियत क्या है, वो लोन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, अभी कितने लोन उसके चल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें वहाँ से पता चल पाती हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो बैंक हैं ये एक तो बेहतर तरीका जो कह सकते हैं ना राइट डिसीजन ले पा रहे हैं लोन देने के लिए, किसे लोन दिया जा सकता है, कितना दिया जा सकता है। इसके अलावा जो लोन की प्रोविजनिंग है वो कैसे होगी, उस लोन की रिकवरी कैसे होगी, वो सारे टूल्स भी बैंक के पास उपलब्ध है और उनका वो प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में होंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक करें। आपके क्या ओपिनियन है इसको लेकर के मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।